कि इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव वाला केस, कि दुर्गा प्रसाद मतलब कि एक उसमें पर्सन ने, बालदेव ने शॉप खरीदी, ठीक है, एक मार्केट में, और वो मार्केट कंस्ट्रक्ट की थी मतलब कि दुर्गा प्रसाद ने किसके उस पे कहने पे, कलेक्टर के कहने पे, बालदेव के कहने पे नहीं बनाई थी, ठीक है। तो उसको जो बेसिकली दुर्गा प्रसाद को कंसिडरेशन कहो कि कलेक्टर की तरफ से मूव कर रही थी। तो बालदेव ने उधर शॉप खरीदी, तो उसने उसके साथ प्रॉमिस किया कि भाई कि जो भी मैं सेल्स करूंगा उसके उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज तुमको दूंगा। बाद में बालदेव ने दिया नहीं, तो इसलिए दुर्गा प्रसाद ने केस कर दिया। बट कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंसिडरेशन तो प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होनी चाहिए। तो वो प्रोमिसर इस केस में कौन था, कलेक्टर था, ठीक है। तो इसलिए बालदेव जो है वो लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। सेकंड हमने किया था कि इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस, ठीक है, कि प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कैन बी इवन अ स्ट्रेंजर, ठीक है, इवन स्ट्रेंजर हो सकता है। इसमें आपको ध्यान है ना वो मौसी वाला केस, हाँ जी एक मैम। मदर ने, चिन्नैया वर्सेस रमैया, की एक ओल्ड लेडी है कि उसने अपनी बेटी के को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट करूंगी, प्रोवाइडेड इस डायरेक्शन के साथ कि वो अपनी मौसी को मंथली एक मेंटेनेंस अमाउंट देगी, सॉरी मंथली नहीं एनुअली, ठीक है, सालाना एक मेंटेनेंस अमाउंट देगी। तो डॉटर ने एग्री कर लिया, और डॉटर ने अपनी मौसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर लिया, और वो पे भी करने लगी। बट उसके बाद कुछ समय के बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पे करूंगी, क्योंकि मेरे को तो आंट से, मौसी से कोई भी कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही है। पर कंसिडरेशन डॉटर को कहाँ से मूव हुई थी, अपनी मदर के थ्रू, मदर ठीक से। है, उसकी मदर के थ्रू। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन तो इधर पे मतलब मूव हो चुकी है ओल्ड लेडी से, ठीक है, तो इसलिए डॉटर को पे करना ही पड़ेगा मेंटेनेंस अमाउंट एनुअली अपनी आंटी को, मौसी को, ठीक है। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है, वर्डिंग से। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट शुड बी समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए उसमें, एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज टू बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेंगे कि वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। कोर्ट एक एक केस में आके नहीं देखेगी, एक एक ट्रांजेक्शन में आके नहीं डिसाइड करेगी क्या एडिक्वेट है क्या नहीं है, पार्टीज ने मिलके डिसाइड करना है, और दोनों ने जो मिलके डिसाइड करना है दैट शुड बी विद फ्री कंसेंट, ओके। नेक्स्ट था कि ये जो कंसिडरेशन है रियल होनी चाहिए। रियल कंसिडरेशन कब नहीं है, जब फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, और अनसर्टेन कंसिडरेशन है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन एक बार मैं नहीं कर रही इधर, क्योंकि हम कर चुके हैं। आज का तो कहो मैं ही समराइज कर रही हूँ। और कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, इमोरल या इलीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, कि कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी करने के लिए, मतलब कहो कि बाउंड नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को आप फीस पे करते हो कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक करोगे, ठीक है, उसकी 100 रुपीज की फीस है कंसल्टेशन, आपने 100 तो पे कर ही रहे हो, आप कह रहे हो मैं एडिशनल आपको 100 रुपीज और दूंगा। अब ऑलरेडी जो आप 100 पे कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, वो भी तो ठीक होने के लिए ही कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसलिए जो एडिशनल आप 100 कह रहे हो वो आप बाउंड नहीं हो, क्योंकि प्रोमिसर की ऑलरेडी ये ड्यूटी है कि वो आपको ठीक करे, ठीक है। वकील वाला केस था रामाचंद्रा चिंतामन वर्सेस कालू राजू, ठीक है। अब इधर से शुरू करते हैं, आप में से कौन रीड आउट करेगा, अमन, मैम। अच्छा दिव्या, हाँ जी बच्चे, दिव्या रीड इट आउट। दिव्या, ओके, ठीक है, सॉरी मैं अब ये सॉरी मैम, स्क्रीन, वो माइक ऑन करना भूल गई। हाँ जी बताइए। Stranger to consideration. Under the English law, the consideration must move from the promisee and not from the stranger. And a stranger to a consideration can't enforce it.
इंग्लिश लॉ में जो है मतलब बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो कंसिडरेशन कहाँ से मूव करेगी, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, जिसके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है, ऑफरर ऑफर देने वाला, प्रॉमिसर प्रॉमिस करने वाला, प्रॉमिसी जिसके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है। तो इंग्लिश लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी से मूव होगी, स्ट्रेंजर से नहीं होगी। जबकि इंडियन लॉ में क्या है, इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, इट में मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मतलब स्ट्रेंजर भी। लेकिन इंग्लिश लॉ में स्ट्रेंजर से मूव करना इज नॉट अलाउड, वो लीगल नहीं है। एंड नॉट फ्रॉम द स्ट्रेंजर, एंड स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन नॉट एनफोर्स इट। और जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता। अब इंडियन लॉ अलग है, वो बताएगा आगे। हाँ जी। The Indian law is different from the English law, and the definition of consideration under the Indian Contract Act clearly provides that consideration may move from the promisee or any other person. So, consideration may flow from a stranger. ठीक है, इंडियन लॉ कैसे डिफरेंट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी से या एनी अदर पर्सन से मूव हो सकती है। एनी अदर पर्सन कैन बी अ स्ट्रेंजर। तो इसलिए कंसिडरेशन जो है इंडियन लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर से भी फ्लो हो सकती है, जैसे हमने चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस देखा। ठीक है, हाँ जी। अब है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कंसिडरेशन था और ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, Yes. हाँ जी। It is a general law of contract that a person who is not a party to the contract can't sue on it. A बट stranger जनरल to लॉ, हाँ जी बोलो, कोई नहीं बेटा। okay, ma'am. A stranger to a contract can't sue in England as well as in India, though it may be for his benefit. It means that unless there is a privity of contract, a party can't sue on a contract. अब जो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दे मतलब तो उसमें पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ए एंड बी। तो ए और बी ने कोई भी लीगल एक्शन एक दूसरे के ऊपर लेना है तो वो दोनों आपस में ले सकते हैं, ए और बी। ठीक है, से मतलब ए ने बी को कार सेल करनी थी या ए ने बी को हाउस सेल करना था। ठीक है, उनके बीच में कोई भी अगर इसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो ए बी पे केस कर सकता है, बी ए पे कर सकता है। लेकिन कोई भी जो स्ट्रेंजर्स हैं, सी डी ई एफ, वो सारे स्ट्रेंजर्स हो गए, स्ट्रेंजर्स उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, और स्ट्रेंजर कौन होगा, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ए और बी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहा जाता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेसी से वर्ड है। ठीक है, यानी कि ये जो उनके बीच का ए और बी का मैटर है वो उनके बीच का प्राइवेट मैटर है, उसमें ए और बी ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, नोबडी एल्स कैन स्यू देम। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है दैट ए हैज गॉट द राइट टू बी स्यू बी एंड बी हैज गॉट द राइट टू बी स्यूड बाय बी। और ए का राइट है कि अगर वो चाहे तो वो स्यू कर सकता है, और मतलब कि इस केस में दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को कर सकती हैं सू, बट नो थर्ड पर्सन कैन स्यू। ठीक है, वो उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. और इसमें ये वाली लाइन भी एक बार देखनी है, मिडल जो पॉइंट है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना इंग्लैंड में केस कर सकता है ना इंडिया में कर सकता है, तो ये चीज सिमिलर है। ठीक है, चाहे वो जो मतलब कहो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेनिफिट के लिए हो। ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस वो सब हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, बट दिस इज द जर्नल रूल। अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको एग्जाम्पल बताना है प्लस उसके कंसेप्ट को डिफाइन करना है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बार रीड आउट करेंगे। Privity of contract means the relationship subsisting between the parties to a contract. It means that no one but the parties to a contract can be bound by it or be entitled under it. Only parties to a contract can sue each other or be sued upon. ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इट मीन्स द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग, सबसिस्टिंग मीन्स कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे।
ठीक है, सबसिस्टिंग का मतलब है जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ए ने बी को कार सेल करनी है तो ए ही बी को सेल कर सकता है, कोई भी सीडी पर्सन आके उसको सेल नहीं कर सकता आप कार। ठीक है, इट मीन्स दैट नो वन बट द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाउंड बाय इट। उस कॉन्ट्रैक्ट से कौन बाउंड है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। और उन वो दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी बाउंड है, यानी उनकी ऑब्लिगेशंस है जो उन्हें पूरी करनी है, ड्यूटीज को पूरा करना है, और भी एंटाइटल्ड अबाउट इट। और उन दोनों वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटाइटल्ड है। एंटाइटल्ड कैसे? कि अगर कोई लीगल एक्शन लेना है तो वो पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर लेने के लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है, ओनली पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर और बी स्यूड अपॉन। ठीक है, वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं। ठीक है, और मतलब कि उनके ऊपर केस किया जा सकता है खुद के ऊपर दूसरी पार्टी के द्वारा, और कोई नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, शॉर्ट नोट में, एग्जाम वगैरह में, फाइनल में कई बार आता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है एक्सेप्शंस आ गए। अब इधर ये हमने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, जहां स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट आया इसके साथ ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस वैसे तो नहीं कर सकता, पर कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो केस कर सकता है। ठीक है, पहला कौन सा मैटर है? ट्रस्ट। ठीक है, कि तो इसमें ट्रस्ट के केस में है कि जहाँ पे मतलब कि एक से कोई माइनर है, कुछ है, उसके बिहाफ पे कोई उसके नाम पे कोई ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि एक ट्रस्ट खोला गया है। ठीक है, और वो माइनर है तो उस केस में उसके पास अपने खुद के पास वो राइट्स नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मतलब चाहे वो उसके बेनिफिट के लिए है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन स्यू इन दैट। इसमें वो दिया हुआ है, प्रोविजन इज मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। ठीक है, इसमें प्रोविजन मतलब मैरिज सेटलमेंट के केस में बताया हुआ है। इसमें ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम का एक केस है। इसमें है कि एक वो डॉटर जो है, लड़की, उसकी मतलब वो शादी होनी होती है, और शादी से पहले उसके फादर और लड़के के फादर दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर लड़के और लड़की में आपस में शादी के बाद उनकी अगर नहीं बनती है तो वो कुछ अमाउंट सेटलमेंट में पे करेंगे फादर इन लॉ डॉटर को। ठीक है, तो अब ये वैसे किसके बीच में बातचीत हुई है? दोनों का हो कि दोनों के लड़का और लड़की के फादर इन लॉज के अंदर बातचीत हुई। किसके बेनिफिट के लिए है? लड़की का बेनिफिट होएगा इसके अंदर। ठीक है, और शादी के बाद कुछ वो प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद वो लड़की ने पैसे मांगे। ठीक है, जो पैसे मांगे तो फादर इन लॉ ने मना कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने कहा कि भाई पे करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, और ये जो मतलब कि लड़की के बेनिफिट के लिए है तो इसलिए उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें कुछ और एक प्रोविजन है, सेकंड पॉइंट। वे प्रोविजन इज मेड इन ए पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स। ठीक है, अगर कोई फैमिली अरेंजमेंट है जहां प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, कुछ हो रहा है, से कि भाइयों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस केस में। ठीक है, कि मतलब कि प्रॉपर्टी डिवाइड की भाइयों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो से अपनी सिस्टर की शादी के लिए इतने पैसे रखेंगे, या अपनी मदर का ध्यान के लिए कि मतलब कि मदर का मतलब टेक केयर प्रॉपरली कर सके, तो उसके लिए एक अमाउंट सेपरेट रखेंगे। और बाद में अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस में वो फीमेल मेंबर्स जो हैं वो केस कर सकती हैं। ठीक है, मैं ये एक्सेप्शन है। और थर्डली क्या है? वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ स्ट्रेंजर ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर कोई चार्ज किसी हमने स्ट्रेंजर के नाम पे क्रिएट किया है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि एक मतलब वो प्लॉट ऑफ लैंड है कि वो दो लोगों ने डिसाइड किया कि ये वाला जो है कि हम मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसके नाम पे उन्होंने कर लिया, एग्रीमेंट उन दो के बीच में हुआ है। अब वो जो स्ट्रेंजर है, अगर उसके फेवर में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, तो चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट स्टिल वो क्लेम कर सकता है। इज इट ओके?
मैम हमें कैसे पता लगेगा कि थर्ड पर्सन अब किस मतलब क्यों कर सकता है दूसरे को? बेटा ये चीज उसको पता चलेगी उसके बाद ही कर पाएगा, अदरवाइज तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट कहो कि जैसे मतलब जब ये इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती है तो ये छुपती तो है नहीं, कोई ना कोई इसका मतलब लीगल डॉक्यूमेंट पेपर कई कुछ होता है। ठीक है, तो इस केस में इतना तो उसको पर्सन को पता करना ही पड़ेगा कि भाई कि कोई ना कोई ऐसा मतलब कि वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद ही वो आगे इसको काम में मतलब कि इसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो इन केस ऑफ ट्रस्ट क्या है, द बेनिफिशियरी में एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इन हमारे ट्रस्ट वाले केस में वो पर्सन जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर है वो तभी स्यू कर सकता है अगर वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, अ स्ट्रेंजर कैन स्यू व्हेन ही इज अ बेनिफिशियरी अंडर एन ऑब्लिगेशन अमाउंटिंग टू अ ट्रस्ट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्ट्रेंजर तभी स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है, उसको बेनिफिट हो रहा है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, पर चाहे वो स्ट्रेंजर है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो उस केस में मतलब ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे कहेंगे एक फादर ने कोई प्लॉट ऑफ लैंड अगर अपनी डॉटर के नाम से खरीदा, डॉटर के, ठीक है, अब उन्होंने मतलब किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा वो है, तो उस केस में डॉटर जो है शी कैन क्लेम हर राइट। ठीक है, ओके मैम। और इसमें लास्ट पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट हैज क्रिएटेड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्ट्रेंजर। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रोमिसर ने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर के साथ बना लिया है। कैसे बनाया है, कंडक्ट के द्वारा। कि वैसे तो मतलब वो कहो कि से कॉन्ट्रैक्ट अगर ए और बी के बीच में था या जैसे भी था, बट इस केस में जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, मतलब कि उसके फेवर में अगर बना लिया है, आई जस्ट रीड इट आउट। अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट can sue for the money made payable to him by it where the money is charged on immovable property। ठीक है, ये immovable property का हो गया, और जहां पे आ गया ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इफ ए एडमिट्स टू सी दैट ही हैड रिसीव्ड मनी फ्रॉम डी फॉर पेमेंट टू सी। ए ने सी को ये बताया कि भाई कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट जो है कुछ रिसीव की है। ठीक है, किससे रिसीव की है, बी से। तो अब वो मतलब कहो कि वो इसमें वो पेमेंट किसको देनी बनती है, ए ने सी के बिहाफ पे पेमेंट बी से रिसीव कर ली, तो इस केस में पेमेंट सी उसको को। किसको देनी बनती है, सी को। सी को वापस देनी बनती है। ठीक है, क्योंकि ए ने क्या किया, वो एक तरह से एजेंट बन गया। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट था सी और बी के बीच में, ठीक है, लेकिन ए ने क्या अपनी कंडक्ट के द्वारा दिखाया कि वो क्या है, उसका एजेंट है। ठीक है, अगर ऐसे उसने प्रिटेंड किया है और पेमेंट रिसीव की है उसने बी से, तो वो पेमेंट उसे रिटर्न करनी पड़ेगी सी को। ठीक है, कि इस केस में वो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है उसने मतलब एक तरह से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन गया, तो वो एजेंट की तरह उसने एक्ट किया। ठीक है, और मतलब इसकी कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है अगले पॉइंट की, कि वेयर इट इज कंड्यूसिव टू जस्टिस, कि जहां जस्टिस के लिए, न्याय के लिए ये लगता है कोर्ट को कि भाई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को जो है कि मतलब कि केस करने का हक देना चाहिए पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उस केसेस में उन जस्ट इन अ फ्यू केसेस फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग जस्टिस वो अलाउ कर सकती है कोर्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एन एजेंट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें जब हम एजेंसी वाला चैप्टर एक बार देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो एजेंट है वो बेसिकली किसके बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता है, एजेंट साइन करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ठीक है, उसको जो अथॉरिटी मिली है वो एजेंट, वो कहो कि बाहर पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन लागू करवा सकता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ने एक्चुअली साइन नहीं किए, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वैसे नहीं है, पर उसी की अथॉरिटी एजेंट यूज कर रहा है, तो इसलिए प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। ठीक है, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड का बेसिकली मतलब है
कि से आप एक पर्सन ने एक कोई प्लॉट ऑफ लैंड बेचा, ठीक है, तो उसके मतलब लैंड के ऊपर कुछ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना बाकी रहता था और उसने वो पे नहीं किया। अगर उसने पे नहीं किया है तो जिस पर्सन ने उसको प्लॉट ऑफ लैंड को खरीदा है, क्योंकि एक्चुअल में किसकी ड्यूटी बनती थी देना, पिछले ओनर की, अगर उसने नहीं पे किया है तो नए ओनर को वो पे करना ही पड़ेगा। कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे। ये जरूर हो सकता है कि वो पे करने के बाद जो है पिछले ओनर से पेमेंट जो है वो वापस मांग सकता है। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। यस मैम। ओके हाँ, अब ये नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हमने किया था नो कंसिडरेशन, क्या किया था? नो नो कॉन्ट्रैक्ट। No कंसिडरेशन, contract. नो। Contract. ठीक है, तो उसके ये एक्सेप्शन है। हमने कहा था अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैसे वॉइड हो गया। ठीक है, अगर उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो क्या एक्सेप्शंस है इसको एक बार देखेंगे। पहला ये क्या दिया हुआ है पॉइंट? Love and affection. लव एंड अफेक्शन। ठीक है, कि कोई अगर वो एग्रीमेंट्स हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें मतलब बेसिकली लव एंड अफेक्शन की वजह से अगर वो पर्सन कर रहा है, ठीक है, उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लव एंड अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसकी कंडीशंस हैं that this particular contract it should be in writing, it should be registered under the law, and it should be made on account of natural love and affection। ठीक है, और क्या होना चाहिए? जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इट शुड बी देयर बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। जैसे कि हम कहें कि ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, माता पिता, और मतलब वो कहो कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ठीक है, कि मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए। ठीक है, इसमें से दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब है कि इफ से देर आर टू ब्रदर्स और उन्होंने एग्रीमेंट, मतलब एक भाई ने कहा कि वो दूसरे को कुछ वो मतलब कि प्रॉपर्टी या कुछ एक अमाउंट कुछ पेमेंट करेगा, बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और वो जो दोनों भाई हैं वैसे वो आपस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने ये चीज राइटिंग में डाल दी, इसको रजिस्टर भी कर दिया। ठीक है, और नियर रिलेशनशिप भी है उन दोनों भाइयों का। ठीक है, और चौथी क्या कंडीशन थी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? लव एंड अफेक्शन हुआ? No, ma'am. नहीं हुआ ना। तो इसलिए अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन तब वॉइड का वॉइड ही रहेगा। ठीक है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज अलाउड, पर इसमें 4 कंडीशन है, इसको नोट कर लो चाहे। पहला कंडीशन है कि जो भी ये मतलब कि कर रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट, वो राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंडली उसको रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। तीसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और चौथा नियर रिलेशन होना चाहिए। अब दोनों भाई आपस में हम कहें नियर रिलेशन है, बट नियर रिलेशन का ये तो नहीं मीनिंग होता ना कि लव एंड अफेक्शन भी है। ठीक है कि नहीं? हाँ इज इट जी ओके? मैम। ठीक है, यस ऐसे मैम। इसमें केस है वो राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, ऐसे करके भी एक केस है, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ करके एक केस भी है इसमें। ठीक है, उसमें है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो मतलब कि वो पे करेगा। ठीक है, कि वो मतलब कि इसमें एग्रीमेंट है कि वो सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस देगा अपनी वाइफ को। ठीक है, पर मतलब उनके बीच में क्या है, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, राइटिंग में भी कर दिया, रजिस्टर्ड भी कर दिया। ठीक है, ये दो चीजें बाहर करनी थी। नियर रिलेशनशिप भी है हस्बैंड और वाइफ में, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत ज्यादा उनकी क्वारल्स होती थी, कॉन्स्टेंट क्वारल्स थी, तो उनके बीच में भी क्या चीज मिसिंग है? Love and affection. लव एंड अफेक्शन इज नॉट देयर। तो फिर ये जो उसने वो मतलब कि जो उसको प्रॉमिस किया है
ये मतलब कहो कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन, फिर वो वॉइड का वॉइड रहेगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। इज इट ओके? Yes, ma'am. अगला इसके अंदर है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। ठीक है, कौन सी डेट पे करना, जो टाइम बार्ड, जिसका कि टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, ये बेयर्ड, इसमें डबल आर आएगा। ठीक है, इसमें एक आर ना मिसिंग है बेटा। ठीक है, तो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, ऑलमोस्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें जो तकरीबन समय रहा है वो रहा है 3 साल का, कि विद इन 3 years और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी सेटल्ड। ठीक है, तो उस केस में से मतलब आपने किसी से लेने थे 5,000 रुपए, आज लेने थे, तो अगर आप उस 5,000 रुपए वो पर्सन ने आपको से 2 महीने बाद देने थे बट उसने नहीं दिए, और आपने उसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन लेना है, कोई नोटिस सेंड करने हैं, तो वो आपको 3 साल के विद इन करने हैं। ठीक है, अगर 3 साल गुजर गए और उसके बाद अगर आप उससे पेमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आफ्टर 3 years ये टाइम बार डेट हो जाएगी, और फिर आपको लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपरली राइटिंग में लेना पड़ेगा, तभी ये जो है उसके बाद ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स हो पाए। ओके, ठीक है। Yes, तो ma'am. मतलब टाइम बार्ड डेट्स का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल से ऊपर हो गया तो वो डेट टाइम बार्ड हो गई, और अगर कोई उसको प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इट शुड बी इन राइटिंग, देन ओनली इट कैन बी एनफोर्स्ड। ठीक है, उसके बाद है गिफ्ट। ठीक है, अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, ठीक है, अब गिफ्ट वैसे तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन गिफ्ट के केस में क्या है, जो डोनर है वो डोनी को दे सकता है। डोनर मतलब डोनेट करने वाला, डोनी जिसको दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो वापस अपनी वो चीज अपनी वापस नहीं मांग सकता। ठीक है, गिफ्ट हम दे सकते हैं पर एक गिफ्ट डीड आपको इसके लिए बनानी पड़ेगी, और गिफ्ट डीड के द्वारा ही डोनर डोनी को डोनेट करेगा। ओके, लास्ट ये फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर है एजेंसी। ठीक है, सेक्शन 185। ठीक है, अब एजेंसी का जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इन केस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरत नहीं है किसकी, कंसिडरेशन की। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट आता है चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन के केसेस हमने स्टार्टिंग में किए थे, आपको ध्यान है? आपको ध्यान है हमने चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन का किया था ना स्टार्टिंग में, कि वो मस्जिद के लिए रिपेयर्स वगैरह का काम शुरू नहीं किया। हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ हाँ जी जी, मैम। हाँ और जी। Yes, वो ma'am. टाउन हॉल वो हावड़ा में। ठीक है, तो जो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन है तो वो भी जो है दो, उसमें भी कंसिडरेशन जो है कि बिना दीज आर अलाउड। ठीक है, बट इसके केस में क्या है, पर्सन के पास कहो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे जाने का, ठीक है, विड्रॉ करने की उसके पास तब तक ऑप्शन रहेगी अगर दूसरे पर्सन ने उसके प्रॉमिस के बेसिस पे काम शुरू नहीं करा दिया। ठीक है, so charitable subscriptions these are contracts without consideration and these are allowed। ठीक है, इसी को इधर देखेंगे बेटा। ठीक है, यही वाले पॉइंट्स, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वो लव एंड अफेक्शन वाला। ठीक है, हाँ, वैसे तो वो वॉइड है, पर लव एंड अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, वो राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, या फिर कोई प्रॉमिस होना चाहिए, इज ए प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन, और इज ए प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। ये टाइम बार्ड डेट का आ गया। ठीक है, अगर किसी ने आपको वॉलेंटरीली बेटा सर्विसेज अपनी रेंडर की थी, आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसने अपनी मर्जी से आपको कोई सर्विसेज रेंडर की थी, ठीक है, उस केस में अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो ये ग्रेचुटस एक्ट है ना। ठीक है, जो से आपके से सामान मतलब कि वो कोई चोरी हो गया, कुछ हो गया, या घर में आग लग गई तो किसी ने आपकी मदद की। ठीक है, तो उस केस में वो कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज हो सकता है।
पर वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वो एक्ट कैसे किया गया है, वॉलेंटरीली, यानी पर्सन ने अपनी मर्जी से किया था और प्रॉमिसर के लिए किया था उसने, और सेकेंडली वो जो है कि वो जो प्रॉमिसर है कि अब वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैं आपको उसके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। ठीक है, तो इसके इसमें कॉम्पनसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर किसी ने आपका मतलब कि कहो कि घर में आग लगने से बचाई, उसमें मदद की, तो उस केस में उसका ये क्या होना चाहिए, वॉलेंटरी होना चाहिए, और इट मस्ट बी समथिंग विच वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर, और ये प्रोमिसर जो है मतलब उसके लिए एग्री करता है कि वो आज के डेट में उसको कॉम्पनसेट करेगा। इसका एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि ए फाइंड्स बी बीस पर्स एंड गिव इट टू हिम। ठीक है, ए को बी का पर्स मिला और उसने उसको वापस कर दिया। बी ने उसे प्रॉमिस किया, ठीक है, जिसका मतलब वो पर्स था, उसने प्रॉमिस किया ए को कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो ठीक है, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. और इसी में एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वैसे तो वो वॉइड है। एक्सेप्शन इसी की वो एक बार देख लेंगे, लव एंड अफेक्शन वाला जो हमने पॉइंट किया था कि लव एंड अफेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, दे शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि जो मतलब जैसे है जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया उनके बीच में आपस में सॉरी नेचुरल लॉ लिखा हुआ है, वो नेचुरल लव होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और चौथा उनका आपस में नियर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही वो राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ वाला केस, एक हिंदू हस्बैंड है कि उनके बीच में काफी ज्यादा क्वारल्स होती रहती थी, डिसएग्रीमेंट्स रहती थी वाइफ के साथ, तो उसने एक डीड एग्जीक्यूट की। ठीक है, एग्जीक्यूटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसने बनाया अपनी वाइफ के नाम पे कि उसको वो मेंटेनेंस पे करेगा, पर वाइफ से कोई कंसिडरेशन तो नहीं आ रही है। तो हाँ, इसमें ये हुआ, हेल्ड द कंसिडरेशन वाज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। क्यों हुआ वॉइड, क्योंकि बेसिकली उनके बीच में क्या है, राइटिंग हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, हाँ ये नियर रिलेशन हो गया, बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाज नॉट देयर, इसलिए ये लागू नहीं हो सकती। ठीक है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, जो मतलब है कि 3 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो डेट जो है टाइम बार्ड हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉमिस करता है पर्सन कि वो पे करेगा, आपने जिसको 5,000 देने थे उसने प्रॉमिस किया कि वो आपको रिटर्न करेगा 5,000, तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, ये चीज साइंड होनी चाहिए बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद। ठीक है, जिसने पेमेंट करनी है वो साइन करके देगा या अपने एजेंट के द्वारा साइन करवा के देगा, या वो ये भी उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि वो पूरी पेमेंट अब आपको कर रहा है या वो आपको पार्ट पेमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये डेट ऐसी होनी चाहिए जो लीगल डेट थी। ठीक है, ये डेट ऐसी होनी चाहिए जो लीगल होगी, यानी कि इलीगल के लिए ये नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट। ठीक है, कि गिफ्ट का है इसके अंदर, तो गिफ्ट्स के लिए भी हमने ये पढ़ा था दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। ठीक है, कि ये जो सेक्शन है वो डोनर और डोनी के बीच में, मतलब वो कहो कि इसमें उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी वैलिडिटी, उनका जो मतलब वो है एक्चुअल में एग्रीमेंट, उसको अफेक्ट नहीं करेगा उसकी वैलिडिटी को। तो सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, provides that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void। ठीक है, जिसमें प्रोमिसर ने फ्री कंसेंट दी हुई है वो सिर्फ इसलिए वॉइड नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं आ रही दूसरी पार्टी की तरफ से, बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, बट द inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। ठीक है, एक डोनर दूसरे को डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनी को दे सकता है। ठीक है, इस ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये सिंपली इसलिए वॉइड नहीं हो जाएंगे कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, कोर्ट ये देखेगी, इसके अंदर ये जरूर देखेगी कि कंसेंट इसमें जो है
वो पक्का फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि कंसिडरेशन नहीं है और कंसेंट जो है वो जबरदस्ती ली गई है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। मैम Yes, इसके ma'am. एग्जांपल। अब से अब एक फादर किसी को मतलब अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रहा है कुछ में भी, ठीक है, तो उस केस में या मतलब कि डॉटर को कर रहा है या मतलब कि एक एक ए पर्सन है वो बी को कुछ डोनेट कर रहा है, ठीक है, मे बी प्लॉट ऑफ लैंड, कुछ बुक्स कर रहा है 25,000 एक्सेट्रा वट एवर, ठीक है, तो इस केस में जो भी वो चीज डोनेट कर रहा है, एक तो प्रॉपरली वो गिफ्ट डीड बनाएगा इसकी, ठीक है, और सेकेंडली वो मतलब कि उसमें उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कि कोई ये ना हो कि उसे धमका के जोर जबरदस्ती से गन पॉइंट पे उससे पैसे ले रहा हो, ठीक है, गन पॉइंट पे भी हो सकता है ना कि उसे जबरदस्ती डोनेट करा रहा हो। तो कोर्ट ने सिर्फ ये चीज देखनी है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, इसमें एडिक्वेट कंसिडरेशन है या नहीं है ये पार्टीज ने देखा, ठीक है, पर कंसेंट फ्री है या नहीं है ये जरूर मैटर ऑफ कंसर्न है इसके, ठीक है, अगर कंसेंट फ्री है तो डोनर डोनेट कर सकता है, ठीक है। यस मैम। एजेंसी वाला भी हमने पॉइंट कर लिया था कि एजेंट और जो प्रिंसिपल हैं उसके लिए कंसिडरेशन मतलब ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, दैट कंसिडरेशन इज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट मतलब कि एजेंसी के केस में कंसिडरेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि इवन मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इट कैन बी मेड, ठीक है, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस का भी हमने, डोनेशंस का, इनका भी हमने देख लिया था। सो दिस इज थैंक यू टू यू, ठीक है, आई थिंक यू पीपल हैव बीन एबल टू अंडरस्टूड इट, प्लीज गो